The first problem which you are asking is how to prove that this direct sum of ring has associative structure. यही क्वेश्चन है आपका कि इस कैपिटल आर में जो कि डायरेक्ट सम है R1 R2 एंड Rn का, इसमें एसोसिएटिविटी कैसे हम दिखाएंगे? तो Yes. ठीक है, ओके, सो आई एम शोइंग इट नाउ. So today is 8/09/2021. Now see, this R is R1, R2 and Rn, and we want to show associativity for addition and multiplication. Take three elements. Let me take A, B and C. So how this A will look like? A belongs to R. This A will look like as A1, A2 up to An, where AI belongs to Ri for all I. Similarly, B you may take B1, B2 up to Bn, such that Bi belongs to Ri for all I. And similarly take C to B, C1, C2, Cn, where Ci belongs to Ri for all I. So what we want to show, we want to show two things. Number one, A plus B plus C is equal to A plus B plus C. And the second thing which we want to show is that A B C is equal to A dot B dot C. These are the two things which we want to show. Now if you write expression for A plus B, then what will be the expression for A plus B? By definition it is A1 plus B1, A2 plus B2 and An plus Bn. And now what will be the expression for A plus B plus C? So it simply means that this A1 plus B1, A2 plus B2 and so on, An plus Bn plus C1 plus C1 C2 up to Cn. ठीक है, अब क्या होगा, कोऑर्डिनेट वाइज एडिशन होगा. कोऑर्डिनेट्स वाइज जब हम लोग ऐड करेंगे तो इस कोऑर्डिनेट में ऑलरेडी A1 और B1 को ऐड किया गया है, तो यानी A1 प्लस B1 को ऐड करके जो आएगा उसमें C1 ऐड करेंगे. फिर A2 प्लस B2 को ऐड करके जो आएगा उसमें हम C2 ऐड करेंगे, एंड सो ऑन, एंड देन An plus Bn, whatever we will get, we will add Cn with it. Is it okay? Yes. Now ये क्या हो रहा है, यहाँ पे जो एडिशन हो रहा है वो रिंग R1 के अंदर हो रहा है, और R1 एक रिंग है, और एडिशन के लिए एसोसिएटिविटी होती है क्योंकि एडिशन के रिस्पेक्ट में ग्रुप बनाता है. सो R1 प्लस इज ए ग्रुप, इट हैज एसोसिएटिव बाइनरी ऑपरेशन. तो हम लोग क्या कर सकते हैं, ब्रैकेट चेंज कर सकते हैं. सो वी मे राइट इट एज A1 प्लस B1 plus C1, comma A2 plus B2 plus C2 and dash 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 An plus Bn plus Cn. You may write it like this. ठीक है, अब क्या कर सकते हैं, इसको हम R की एडिशन की डिफिनेशन से इसको एक्सपेंड कर, इसको ब्रेक कर सकते हैं और दो हिस्से में इसको लिख सकते हैं, A1 A2 An and then plus B1 plus C1 comma up to Bn plus Cn. Do you agree at this point? And now we can write it as A plus and B1 plus C1 comma,
अप टू bn plus cn क्या होता है, वो b plus c होता है. So we may write it as b plus c. So this proof that plus is associative. प्रूफ हो गया ना? Do you agree or not? Yes, sir. Yes, sir. ठीक है, ये समझ में आ गया. चलिए हम लोग फिर आगे चलते हैं. हम लोग लास्ट टाइम पे देखे थे कि अगर हमारे पास फाइनाइट इंटीग्रल डोमेन है, इंटीग्रल डोमेन का यहाँ पे हम मतलब है कॉम्यूटेटिव. सर कुछ लोग ज्वाइन करना चाह रहे हैं. ओके, इंटीग्रल डोमेन का मतलब है कॉम्यूटेटिव रिंग विथ आइडेंटिटी एंड हैविंग नो जीरो डिवाइजर. ठीक, तो let us recall what we have done in the last time. हम लोग ने देखा कि एक फाइनाइट फील्ड जो होती है, एक फाइनाइट इंटीग्रल जो डोमेन जो होता है वो फील्ड होता है. इसके साथ हम लोग ने ये भी देखा था पहले कि अगर हमारे पास इंटीग्रल डोमेन है और इंटीग्रल डोमेन के अंदर अगर a नॉन जीरो है, b नॉन जीरो है, तो ab भी नॉन जीरो होगा. अच्छा, चलिए एक बार हम इंटीग्रल डोमेन की डेफिनेशन भी रिकॉल करा देते हैं. हम लोग गैलियन फॉलो कर रहे हैं और जीरो डिवाइजर से मेरा मतलब है a non-zero element A in a commutative ring R is called zero divisor if there exists a B not equal to 0 in R such that A into B is equal to 0. For example, 2 into 3 is equal to 0, so 2 and 3 are zero divisors in Z6. अब इंटीग्रल डोमेन क्या हुआ, एक कॉम्यूटेटिव रिंग विथ आइडेंटिटी इज कॉल्ड इंटीग्रल डोमेन इफ इट हैज नो जीरो डिवाइजर्स, अगर इसमें जीरो डिवाइजर्स नहीं है. ठीक, चलिए इसके बाद हम लोग ने देखा कि अगर दो नॉन जीरो एलिमेंट ले रहे हैं तो उसका प्रोडक्ट नॉन जीरो आएगा. इसका मतलब ये है कि अगर दो एलिमेंट का प्रोडक्ट जीरो आ रहा है तो दोनों में से कम एक जीरो होगा. ठीक है, जब भी हम और लिखते हैं तो और का सेंस समझना, या तो ये होगा या तो ये होगा या तो दोनों हो सकता है, और हमेशा इंक्लूसिव सेंस में लिया जाता है. ए जीरो और बी जीरो और बोथ भी जीरो हो सकता है, तो भी ये बात सही है यहाँ पे. ठीक है, अब इसके बाद फिर हमने ऑब्जर्व किया कि आर प्लस डॉट अगर इंटीग्रल डोमेन है तो डॉट आर स्टार क्रॉस आर स्टार से आर स्टार में एक मैप होती है. और फिर हम लोग ने ये ऑब्जर्व किया कि अगर आर प्लस डॉट एक इंटीग्रल डोमेन है तो उसके अंदर रिस्ट्रिक्टेड कैंसिलेशन लॉ होल्ड करता है. और फिर हमने ये ऑब्जर्व किया कि आर प्लस डॉट अगर इंटीग्रल डोमेन है तो आर स्टार डॉट जो होता है एक सेमी ग्रुप होता है इन विच कैंसिलेशन लॉ होल्ड होता है. इन सारे फैक्ट्स को मिला के हमने प्रूव किया कि ए फाइनाइट इंटीग्रल डोमेन इज अ फील्ड. लास्ट टर्न पे हमने इसको प्रूव किया. ठीक, एक छोटा सा रिमार्क यहाँ पे देते हैं. रिमार्क, हमें बताइए कि इफ आर प्लस डॉट is a field, then क्या ये इंटीग्रल डोमेन होगा? Then it is इंटीग्रल डोमेन. क्या ये बात आप कह सकते हैं? लेट अस वेरीफाई इट. अगर कोई फील्ड होती है तो वो हमेशा इंटीग्रल डोमेन है या नहीं है. ठीक है, फील्ड में क्या होता है, फील्ड में जो खास बात होती है वो ये होती है कि इफ आर प्लस डॉट इज अ फील्ड, अगर आर प्लस डॉट फील्ड है देन आर स्टार with respect to dot is a group, in fact commutative group, है ना? समझ रहे हैं इस चीज को? हमने एक स्टेटमेंट लिखा कि अगर r प्लस डॉट फील्ड है तो वो इंटीग्रल डोमेन अपने आप होगा. ऊपर हम लोग ने देखा कि फाइनाइट इंटीग्रल डोमेन जो था वो फील्ड था. अगर सपोज करो ये फील्ड है तो r स्टार एक ग्रुप बनाएगा विथ रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लिकेशन. इंटीग्रल डोमेन में क्या खास बात होती है कि उसके अंदर जो है जीरो डिवाइजर्स नहीं होते हैं. सो इसका मतलब यही है कि दो एलिमेंट का अगर प्रोडक्ट जीरो आ रहा है तो दोनों में से एक को जीरो होना पड़ेगा. सपोज AB बिलोंग्स टू R
सच दैट ए और बी का प्रोडक्ट 0 आ रहा है। हम ये दिखाना चाह रहे हैं कि दोनों में से कम एक 0 जरूर है। मान लो कि ए 0 नहीं है, सपोज ए इज नॉट इक्वल टू 0। अगर ए 0 नहीं है तो ए कहाँ का एलिमेंट होगा? ए आर स्टार का एलिमेंट होगा। ए बिलोंग्स टू आर स्टार, सो देयर एग्जिस्ट ए इनवर्स इन आर स्टार, क्योंकि आर स्टार क्या है? ग्रुप है, इसके अंदर इसका इनवर्स मिलेगा। ठीक है, सो व्हाट कैन वी डू इज दैट हम ए इनवर्स से दोनों साइड मल्टीप्लाई करते हैं, ए डॉट बी में, और इस साइड क्या है? ए इनवर्स इंटू 0 करते हैं। ठीक है, तो एसोसिएटिविटी से हम क्या लिख सकते हैं? दिस इंटू ए इंटू बी इज इक्वल टू ए इनवर्स से 0 को मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा? 0 आएगा। ए इनवर्स इंटू ए कितना हो गया? आइडेंटिटी हो गया 1, मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी 1 है, इंटू बी इज इक्वल टू 0। और इसका मतलब ये हो गया कि बी 0 है। तो हमने क्या किया? हमने कहा कि अगर ए 0 नहीं है तो बी 0 होगा। इसका मतलब अगर ए भी 0 है तो या तो ए 0 होगा या तो बी 0 होगा। इसी तरह से अगर हम बी को 0 नहीं लेते तो हमको ए को 0 लेना पड़ता है। इन दोनों में से कम एक 0 जरूर होगा। सो व्हाट डज इट मीन? अगर आर प्लस डॉट फील्ड है तो आर स्टार, तो आर प्लस डॉट अगर फील्ड है तो ये क्या हो गया? ये एक इंटीग्रल डोमेन हो गया। स्टेटमेंट कैसे प्रूफ किया हमने? आपको समझ में आ रहा है? इसका लॉजिक क्या था? हमने ये दिखाया कि अगर आर प्लस डॉट एक फील्ड है, आर प्लस डॉट एक फील्ड है अगर, तो वो इंटीग्रल डोमेन भी होगा। यानी हर फील्ड एक इंटीग्रल डोमेन होती है। इज इट ओके? यस सर, कुछ बच्चे ज्वाइन करना चाहते हैं। बच्चे ओके। So what we have proved is that if r plus dot is a field, then it is integral domain. चलिए अब कुछ और चीजें देखते हैं। So a small preposition. For every prime p, zp is a field. कोई भी अगर आप प्राइम ले लें तो zp एक फील्ड होगा। इसका क्या मतलब हुआ? इसका मतलब हुआ कि z2 एक फील्ड है, z3 एक फील्ड है, z5 एक फील्ड है, z7 एक फील्ड है, z11 एक फील्ड है, एंड सो ऑन। इसका मतलब आपके पास बहुत सारे एग्जाम्पल फील्ड के बन जाएंगे। जितना प्राइम लेंगे हम, उसके करस्पॉन्डिंग जो z बनेगा वो एक फील्ड आएगा। सो लेट अस प्रूव दिस थिंग, एंड प्रूफ इज वेरी इजी। हम लोग ने अभी प्रूफ किया लास्ट टर्म पे कि अगर हमारे पास फाइनाइट इंटीग्रल डोमेन है तो वो फील्ड होगा। तो इसको प्रूफ करने के लिए हमको इतना दिखाना बस जरूरी है कि जेडपी एक इंटीग्रल डोमेन है, क्योंकि जेडपी के अंदर क्या है? कितने एलिमेंट है? पी एलिमेंट है, तो फाइनाइट तो है ये। सो सफिशिएंट टू प्रूव दैट, इट इज सफिशिएंट टू प्रूव that ZP is integral domain। ठीक, क्योंकि हम लोग दिखा चुके हैं कि फाइनाइट इंटीग्रल डोमेन फील्ड होता है, तो हमको दिखाना है कि ZP एक इंटीग्रल डोमेन है। तो ठीक है, दो एलिमेंट ले लेते हैं। टेक तो आपको पता है जेडपी के एलिमेंट कैसे होते हैं? जेडपी के जो एलिमेंट होते हैं वो 0 बार 1 बार अप टू p-1 बार तक होते हैं। ठीक, तो दो एलिमेंट ले लेते हैं, दो नॉन जीरो एलिमेंट ले लेते हैं। टेक m and n to be two numbers less than equal
equal to p minus 1 from 1 to this. And suppose m bar into n bar is equal to 0 bar. ठीक है, m bar का मतलब क्या हो गया, ZP का एक एलिमेंट हो गया, n bar का मतलब हो गया ZP का एलिमेंट हो गया. ZP के कैसे एलिमेंट हमने लिए हैं, 0 को छोड़कर कोई भी दो एलिमेंट लिया है और हम मान रहे हैं कि सपोज करिए उन दोनों का प्रोडक्ट 0 आ रहा है, यानी दो नॉन जीरो एलिमेंट लिया और उसका प्रोडक्ट हमने 0 मान लिया. तो देखते हैं क्या होता है. इसका मतलब हो गया कि m इंटू एन बार इज इक्वल टू 0 बार. m इंटू एन बार इज इक्वल टू 0 बार का मतलब ये है कि m इंटू एन को जब p से हम डिवाइड कर रहे हैं तो रिमाइंडर 0 आ रहा है. इसका मतलब है p डिवाइड्स m इंटू एन. और p क्या है, प्राइम नंबर. प्राइम नंबर की एक खास बात होती है कि प्राइम नंबर अगर किसी नंबर को डिवाइड करता है, दो नंबर के प्रोडक्ट को डिवाइड करेगा, तो वो दोनों में से किसी एक को जरूर डिवाइड करेगा. डू यू एग्री एट दिस पॉइंट और नॉट? अगर कोई प्राइम नंबर किसी नंबर के प्रोडक्ट को डिवाइड कर रहा है तो दोनों में से एक नंबर को जरूर डिवाइड करेगा. जैसे हम एक एग्जांपल लेते हैं आपको. मान लीजिए कोई नॉन प्राइम नंबर हमने 6 ले लिया. ठीक, 6 डिवाइड कर रहा है, डिवाइड करेगा 4 इंटू 9 के प्रोडक्ट को. कर रहा है कि नहीं? लेकिन आप देख सकते हैं, डज नॉट इम्प्लाई दैट 6 डिवाइड 4 और 6 डिवाइड 9. ऐसा तो नहीं हो रहा है 6 4 को या 9 को डिवाइड कर रहा है. 6 4 इंटू 9 को जरूर डिवाइड कर रहा है, बट इट डज नॉट इम्प्लाइज दैट 6 डिवाइड 4 और 6 डिवाइड 9. एग्री और नॉट? लेकिन जब भी प्राइम नंबर किसी नंबर को डिवाइड करेगा तो ये प्राइम नंबर या तो इसके फैक्टर में जाएगा या तो इसके फैक्टर में जाएगा. क्यों ऐसा हो रहा है? क्योंकि ये प्राइम नंबर तो टूटेगा नहीं कि कुछ हिस्सा इसका इसके फैक्टर में चला जाए और इसका कुछ हिस्सा इसके फैक्टर में चला जाए. एंड बेसिकली इट इज द डेफिनेशन ऑफ प्राइम नंबर्स दैट इफ a number is a prime, if that number divides product of two numbers, then it will divide one of them. समझ में आ रहा है या नहीं? So Yes, this sir. implies p divides m और p divides n. अगर p m को डिवाइड करेगा so m bar will become 0 bar. और अगर p n को डिवाइड करेगा so n bar will become 0 bar. लेकिन ना तो m bar 0 bar के बराबर है, ना तो n bar 0 bar के बराबर है, क्योंकि m और n हमने कहाँ लिया है, 1 से लेकर p minus 1 के बीच में लिया है. एक्चुअल में यहीं पे कंट्रडिक्शन आ गया कि p डिवाइड्स m और p डिवाइड्स n, क्योंकि m और n क्या है, 1 से p minus 1 तक के बीच के नंबर हैं, इसलिए p कभी भी इनको डिवाइड नहीं करेगा. सो इस लाइन पे आप स्टॉप कर सकते हैं. दिस इज अ कंट्रडिक्शन और दिस इज आल्सो अ कंट्रडिक्शन. सो दिस इज अ कंट्रडिक्शन. दिस इज अ कंट्रडिक्शन. और ये कंट्रडिक्शन क्यों आया बता सकते हैं आप? क्योंकि हमने गलत एज्यूम किया कि m इंटू एन इज इक्वल टू 0. ठीक है, हमने क्या लिया था, m को नॉन जीरो लिया था, n को नॉन जीरो लिया था और उसका प्रोडक्ट हमने 0 माना, इसलिए कंट्रडिक्शन आया. इसका मतलब क्या हो गया, अगर m नॉन जीरो है, n नॉन जीरो है, सो mn भी नॉन जीरो होगा. सो if m is not equal to 0, n is not equal to 0, this implies m into n is not equal to 0. इसका क्या मतलब हो गया? Hence ZP is integral domain और ZP is field. फील्ड इसलिए क्योंकि फाइनाइट इंटीग्रल डोमेन फील्ड है, ऐसा हम लोग प्रूव कर सकते हैं. ठीक है, लेकिन इसका उल्टा भी सही है. प्रीपोजिशन इट्स कन्वर्स इज आल्सो ट्रू. कन्वर्स क्या हुआ इसका? कैन यू टेल मी द कन्वर्स? Converse is Zn is field
implies n is prime. इसके ऊपर क्या हमने प्रूव किया कि अगर n प्राइम होगा तो ZP फील्ड होगा. अब क्या हम दिखाना चाह रहे हैं कि Zn फील्ड होगा, इसका मतलब है कि ये प्राइम नंबर होगा. ठीक है, सो लेट मी प्रूव इट. लेट अस प्रूव दिस फैक्ट एंड इट्स प्रूफ इज आल्सो वेरी सिंपल. देखिए, हम लोग को पता है कि दो तरह का स्टेटमेंट इक्विवेलेंट होता है. अगर कोई स्टेटमेंट P लिखा है, P इम्प्लाइज Q, तो ये क्या है, ये हो गया P हो गया और ये हो गया Q हो गया. ये दो स्टेटमेंट है P इम्प्लाइज Q. P इम्प्लाइज Q हमेशा इक्विवेलेंट होता है. ये स्टेटमेंट लिखना या ये स्टेटमेंट लिखना आपस में इक्विवेलेंट है, यानी एक ही चीज है. माइनस Q इम्प्लाइज माइनस P. ठीक है, माइनस Q इम्प्लाइज माइनस P. तो यहाँ पे माइनस Q क्या हुआ, n is not prime, n is not prime implies Zn is not field. ठीक है, अगर हम ये प्रूफ कर दें कि n अगर प्राइम नहीं है तो Zn फील्ड नहीं है, तो इसका मतलब कि अगर Zn फील्ड है तो n प्राइम होगा. बोथ स्टेटमेंट्स आर इक्विवेलेंट. So we will prove this thing. We will prove this thing. So suppose n is not a prime number. अगर ये प्राइम नहीं है तो क्या होगा? That number can be written as product of primes. इस नंबर को हम लोग क्या कर सकते हैं? Product of primes में लिख सकते हैं. ठीक है, so suppose n is not prime number, take n to be k into L, where k and L are two numbers in between 1 and n. ठीक है, यानी n के दो प्रॉपर फैक्टर्स हमने ले लिए, 1 को भी छोड़ दिया और n को भी छोड़ दिया, और बीच के दो नंबर्स के प्रोडक्ट में n को लिख पा रहे हैं. क्यों? क्योंकि n प्राइम नहीं है. हमको पता है कि फंडामेंटल थ्योरम से कि कोई भी नंबर को हम प्रोडक्ट ऑफ प्राइम्स लिख सकते हैं, है ना, और n अगर प्राइम नहीं है तो वो प्रोडक्ट ऑफ प्राइम्स होगा. तो दो छोटे फैक्टर्स उसके मिल जाएंगे और उनके प्रोडक्ट में हमने n को लिख दिया. नाउ सी व्हाट विल हैपन व्हेन यू विल गो इनसाइड Zn. Zn के अगर अंदर हम लोग देखेंगे तो n बार होगा, दोनों साइड बार हम ले रहे हैं, यानी हम n से दोनों साइड डिवाइड करके रिमाइंडर ले रहे हैं, उसकी क्लास ले रहे हैं. सो दिस इज n बार एंड हियर इट इज k बार इंटू k l बार. सो इट इज k बार इंटू l बार. अब ये सब क्या है? एलिमेंट है Zn के, और Zn क्या है? Zn एक फील्ड है. n बार का क्या मतलब है? n बार का मतलब है 0 बार. दिस इज इक्वल टू k बार इंटू l बार. लेकिन हमको पता है कि Zn फील्ड है. ठीक है, सॉरी, हमको दिखाना है कि Zn फील्ड नहीं है. ओके, नाउ सी हियर. Now k bar is not equal to 0 and L bar is not equal to 0. Why? Because k and L are the numbers in between 1 and n. तो n से इसको डिवाइड करेंगे तो रिमाइंडर 0 तो नहीं आएगा कभी. तो k बार 0 नहीं है, L बार 0 नहीं है, बट k बार इंटू L बार कितना आया? वो 0 बार आ गया. This implies Zn is not a field. ये आर्गुमेंट समझ में आ रहा है आपको? यहाँ पे हमने माना कि n प्राइम नहीं है और हमने दिखा दिया कि Zn फील्ड नहीं है. Is it okay?
जहाँ कंफ्यूजन है वहां पे बोलिए। देखिए एक बार फिर से देखिए, जेड एन फील्ड है इंप्लाइज कर रहा है कि एन एक प्राइम नंबर है, ये हमको दिखाना था। हमने इसका अपोजिट स्टेटमेंट लिया, एन अगर प्राइम नहीं है तो हम दिखाएंगे कि जेड एन फील्ड नहीं है। ठीक है, तो हमने मान लिया कि एन प्राइम नहीं है। एन अगर प्राइम नहीं है तो दो नंबर्स, छोटे नंबर्स के प्रोडक्ट में इसको लिख सकते हैं। के और एल एक ऐसा नंबर लिया जो 1 से एन के बीच में। सो अब हम इसी चीज को जेड एन के अंदर अगर देखेंगे, मॉडलो एन किया हमने, बार लगाया दोनों साइड, तो हमको मिल गया के बार इंटू एल बार 0 आ रहा है। लेकिन क्योंकि के और एल दोनों 1 से एन के बीच में है और दोनों नॉन जीरो हो गए इसका मतलब, लेकिन उनका प्रोडक्ट 0 आ रहा है, यानी ये इंटीग्रल डोमेन नहीं है। यानी जेड एन इंटीग्रल डोमेन नहीं है, और इंटीग्रल डोमेन नहीं होने का मतलब जेड एन इज नॉट ए फील्ड। सो हमने दिखा दिया कि जेड एन फील्ड नहीं है। तो हमने क्या दिखाया कि अगर एन प्राइम नहीं है तो जेड एन फील्ड नहीं है। इसका मतलब अगर जेड एन फील्ड है देन एन इज ए प्राइम नंबर, एंड दिस प्रूव्स आवर रिजल्ट प्रूव्ड। Just tell me if you have confusion, then please ask. इंटीग्रल डोमेन नहीं होगा तो फील्ड नहीं होगा। हाँ देखो फिर से वही उसी तरह से हमने क्या दिखाया, हमने अभी दिखाया कि फील्ड इंप्लाइज इंटीग्रल डोमेन। अगर कोई फील्ड होगा तो इंटीग्रल डोमेन होगा, ये हमने प्रूफ किया अभी आज के लेक्चर में कि फील्ड जो होती है वो इंटीग्रल डोमेन होती है। इसका उल्टा देखो क्या होगा, नॉट इंटीग्रल डोमेन इंप्लाइज नॉट फील्ड। अगर इंटीग्रल डोमेन नहीं है तो फील्ड नहीं है, फील्ड है तो इंटीग्रल डोमेन होगा। फील्ड इंप्लाइज इंटीग्रल डोमेन, इसका मतलब इंटीग्रल डोमेन नहीं है तो फील्ड भी नहीं है वो, क्योंकि अगर फील्ड होता तो इंटीग्रल डोमेन होता ना। अच्छा ऐसे समझो, अगर किसी ने इंटर किया है तो उसने हाई स्कूल किया है। इंटर पास इंप्लाइज हाई स्कूल पास। एग्री कर रहे हो इस बात से? और अगर इसका उल्टा देखें तो क्या हो गया, अगर हाई स्कूल पास नहीं किया है तो इसका मतलब क्या है, इंटर भी पास नहीं किया है। ये उसी तरह से फील्ड है, इसका मतलब क्या है, इंटीग्रल डोमेन है। और अगर इंटीग्रल डोमेन ही नहीं है तो इसका मतलब फील्ड भी नहीं है। फील्ड इंप्लाइज इंटीग्रल डोमेन, इसका मतलब इंटीग्रल डोमेन अगर नहीं है तो फील्ड भी नहीं है। ये लॉजिक हमेशा यूज होगा, इसको हमेशा ध्यान रखना। अगर कोई स्टेटमेंट है P और वो किसी दूसरे स्टेटमेंट Q को इम्प्लाइज कर रहा है, ये बात और ये बात इक्विवेलेंट है कि माइनस क्यू इम्प्लाइज माइनस पी, ये दोनों इक्विवेलेंट है। तो अगर हमको P इम्प्लाइज Q दिखाना है तो हम माइनस क्यू इम्प्लाइज माइनस पी दिखा दें, या माइनस क्यू इम्प्लाइज माइनस पी दिखाना है तो हम P इम्प्लाइज Q दिखा दें। बोथ आर इक्विवेलेंट थिंग्स। इज इट ओके? यस सर। चलिए अब हम लोग डिफाइन करते हैं कैरेक्टरिस्टिक ऑफ ए रिंग। सो हम लोग गैलियन फॉलो कर रहे हैं, गैलियन के जो डिफिनीशन दे रहे हैं वो गैलियन से ही है। ऑफ अ रिंग, so let R be a ring ठीक है, एक रिंग हमने लिया। इफ देयर एग्जिस्ट a least positive integer
integer n such that n into a का मतलब है a को n टाइम्स ऐड करना, n टाइम्स। a क्या है? a रिंग का एलिमेंट है और ये ऐड करने पे 0 आ जाए फॉर ऑल a इन R, रिंग के हर एलिमेंट के लिए, तो हम कहेंगे n इज द कैरेक्टरिस्टिक ऑफ द रिंग। then we say n is the characteristic of ring R। ठीक है, लेकिन अगर ऐसा कोई नंबर ना मिले, if no such n exists, if no such n exists, then we say characteristic of R is 0। तब हम क्या कह देंगे? कैरेक्टरिस्टिक R की 0 है। We denote characteristic of a ring by this। इस नोटेशन का मतलब है कैरेक्टरिस्टिक ऑफ द रिंग आर। फॉर एग्जाम्पल देखिए, हमने लिया Z3, ठीक है। Z3 में कितने एलिमेंट हैं? 0 बार, 1 बार एंड 2 बार। क्या कोई ऐसा नंबर मिल जाएगा कि उतनी बार अगर हम सम करेंगे तो सारा एलिमेंट 0 आ जाए? उतनी बार सम करने के बाद 0 आ जाए। बता सकते हो कोई एक ऐसा इंटीजर, कोई ऐसा पॉजिटिव इंटीजर कि उतनी बार अगर हम सम करेंगे कोई भी नंबर को तो 0 दे दे? ओके, एक बार डेफिनेशन फिर से देखिए। देयर एग्जिस्ट ए लीस्ट पॉजिटिव इंटीजर n सच दैट, सबसे छोटा पॉजिटिव इंटीजर ऐसा कि n को अगर उतनी बार हम a को अगर हम उतनी बार जोड़ें तो वो 0 दे दे। यहाँ पे कुछ ऐसा हो सकता है कि अगर हम जोड़ना शुरू करें इनको तो 0 आ जाए। जैसे 0 को अगर हम कितनी बार भी जोड़ें तो 0 आएगा। 1 को जोड़ लें, 1 को कितनी बार जोड़ने पे 0 आएगा? 3 बार। 3 बार जोड़ने पे। ओके, और 2 को? 3 बार। इसको भी 3 बार जोड़ने पे 0 आएगा। इससे पहले तो 0 नहीं आएगा। इसका मतलब 3 इज द स्मॉलेस्ट पॉजिटिव इंटीजर और लीस्ट पॉजिटिव इंटीजर सच दैट कि इतनी बार यानी 3 बार अगर हम जोड़ेंगे Z3 के सारे एलिमेंट को तो वो 0 दे देगा। सो इट सिंपली मीन्स दैट द कैरेक्टरिस्टिक ऑफ Z3 इज 3। Similarly, you can see the characteristic of Zn will be n। n बार जोड़ने पर सब नंबर 0 दे देगा। आप इसको चेक कर सकते हैं, ठीक है। अब देखिए z पे देखते हैं। z के ऊपर, सेट ऑफ इंटीजर्स के ऊपर अगर हम नंबर्स को जोड़ना शुरू करेंगे तो 0 आएगा क्या? सर नहीं आएगा। किसी भी नंबर को हम जोड़ते जाएं और कभी 0 नहीं आएगा पलट के, 0 को छोड़कर। इसका मतलब इसकी कैरेक्टरिस्टिक कितनी हो गई? इसकी कैरेक्टरिस्टिक हो गई, अगर ऐसा नंबर एग्जिस्ट नहीं कर रहा है तो कैरेक्टरिस्टिक कितनी हो जाती है? 0। तब कैरेक्टरिस्टिक हम लोग 0 लिखते हैं। सो Z की कैरेक्टरिस्टिक 0 है। सिमिलरली यू कैन सी द कैरेक्टरिस्टिक ऑफ R इज 0। You may see that the characteristic of the ring
C is 0, the characteristic of ring Q is 0. इसी तरह से अगर हम कुछ z अंडर रूट 2 बना लिए एक रिंग, इसकी कैरेक्टरिस्टिक अगर आप देखिएगा तो यहाँ भी एलिमेंट को अगर जोड़िएगा तो 0 नहीं आएगा, इसका मतलब कैरेक्टरिस्टिक 0 होगी, एंड सो ऑन। ऐसे बहुत सारे हम लोग बना सकते हैं, ठीक है। तो कुछ कैरेक्टरिस्टिक 0 की भी, कोई रिंग की कैरेक्टरिस्टिक 0 भी हो सकती है और नॉन 0 भी हो सकती है, ठीक। चलिए अब हम लोग डिफाइन एक छोटा सा रिजल्ट करते हैं थ्योरम। If R is a commutative ring, yes, सर इससे पहले आप एक प्रूफ किए थे वो पावर सेट डेल्टा और उसका इंटरसेक्शन के बीच, वो भी रिंग बना रहा है, उस तरह में हम कैसे देखेंगे कैरेक्टरिस्टिक? पावर सेट डेल्टा, एक सेकंड। अच्छा ठीक है, इसको करके फिर आते हैं उसमें। If R is a commutative ring, with identity, one, ओके, यहाँ से इसको कर देते हैं सपोज, लेट मी राइट इट लाइक दिस। Suppose if one has infinite order, then characteristic of R is equal to 0, and if one has order n, then characteristic of R is equal to n. इसका मतलब ये है कि अगर रिंग के अंदर आइडेंटिटी है तो आइडेंटिटी एलिमेंट का जितना ऑर्डर होता है, ऑर्डर मतलब एडिटिव ऑर्डर, ऑर्डर का मतलब यहाँ से एडिटिव ऑर्डर का है, क्योंकि वन जो होता है वो आइडेंटिटी एलिमेंट होता है, इसलिए अगर आप मल्टीप्लिकेशन में ऑर्डर देखेंगे उसका ऑर्डर 1 आएगा, लेकिन अगर एडिशन के रिस्पेक्ट में ऑर्डर देखेंगे तो वो वेरी करता है। सो वन हैज इनफाइनाइट ऑर्डर अगर आ रहा है तो उसका कैरेक्टरिस्टिक 0 आएगा, और अगर वन का ऑर्डर n आ रहा है तो कैरेक्टरिस्टिक उसका n आएगा, ठीक है। देखो एक बात तो यहाँ से क्लियर है कि वन का ऑर्डर अगर इनफाइनाइट है तो n को, वन को अगर हम जितनी बार फाइनाइट बार भी जोड़ेंगे तो 0 कभी नहीं आएगा। इसका मतलब अगर वन का ऑर्डर इनफाइनाइट है तो कैरेक्टरिस्टिक रिंग की इनफाइनाइट ही आएगा। लेकिन तो यहाँ पे ये बात, जो पहला स्टेटमेंट है वो पूरी तरह से ऑब्वियस है, बाय डेफिनेशन ऑफ द कैरेक्टरिस्टिक ऑफ आर, अगर वन का ऑर्डर इनफाइनाइट है यानी वन को हम जोड़ते जा रहे हैं, इन्फिनिट टाइम जोड़ रहे हैं, ठीक है। तो हमको बस इतना दिखाना है कि वन हैज ऑर्डर n, then characteristic of R is n. So suppose order of 1 is n, that is 1 plus 1 plus 1 कितनी बार, n times, ये कितना आएगा, 0 आएगा, ठीक। मान लीजिए ऐसा हो रहा है, हमको ये दिखाना है कि हम कोई भी एलिमेंट लेंगे तो उस एलिमेंट के लिए उस एलिमेंट का भी ऑर्डर नहीं आएगा। सो टेक एस इन आर, कोई एक एलिमेंट आर में ले लो। सो एस को हम लोग लिख सकते हैं 1 इंटू एस लिख सकते हैं। सो
what is n into s? N into s is n into 1 into s. Okay, and that can be written as n into 1 into s. But n into 1 is 0. So this is 0 into s. So it is 0. अब क्योंकि n क्या है? n सबसे छोटा ऐसा नंबर है जिसके लिए 1 को n टाइम्स जोड़ने पर 0 आ रहा है. क्यों? क्योंकि n ऑर्डर है 1 का. इसका मतलब n से छोटा कोई नंबर नहीं मिलेगा. और n को किसी भी r के एलिमेंट से मल्टीप्लाई करने का मतलब उस एलिमेंट को उतनी बार जोड़ने पर 0 आ रहा है. इसका मतलब n इज द स्मॉलेस्ट नंबर, स्मॉलेस्ट पॉजिटिव इंटीजर जिसके लिए ये बात हो रही है. हेंस कैरेक्टरिस्टिक ऑफ r इज इक्वल टू n. r की कैरेक्टरिस्टिक कितनी आएगी? n आएगी. समझ में आ रही है बात? जल्दी से बताइए, कहीं कोई प्रॉब्लम हो? नहीं है प्रॉब्लम? सर एस कुछ भी ले सकते हो. एस कोई भी एलिमेंट है आर का. तो अगर आर के अंदर हम कोई भी एलिमेंट लेंगे तो उसको हम 1 इंटू एस लिख सकते हैं. और इसमें अगर हम n से मल्टीप्लाई करेंगे, n से मल्टीप्लाई करने का मतलब s को n टाइम्स ऐड करना. तो हम लोग रिंग में जानते हैं क्या होता है. रिंग में इसको हम 1 इंटू एस लिख सकते हैं. 1 इंटू एस को n टाइम्स ऐड करने का मतलब है कि 1 को n टाइम्स ऐड करना और s से उसमें मल्टीप्लाई कर देना. देखो यहाँ से अगर ये चीज कंफ्यूजिंग लग रही है तो हम इसको फिर से बता देते हैं. n डॉट s का क्या मतलब है? s प्लस s कितनी बार? n टाइम्स. इसका मतलब है 1 इंटू एस प्लस 1 इंटू एस प्लस 1 इंटू एस कितनी बार? n टाइम्स. और क्योंकि रिंग के अंदर डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ होल्ड करता है तो हम क्या कर सकते हैं? s को कॉमन ले सकते हैं. s बाहर चला गया, डिस्ट्रीब्यूट करेगा तो ये चीज आ जाएगा ऊपर वाला एक्सप्रेशन. यहाँ पे कितनी बार है ये? n टाइम्स. So this can be written as n into 1 into s. We may write it like this. So that's why we write it like this. But n into 1 क्या है? 0 है. n into 1 0 है. इसका मतलब ये पूरा एक्सप्रेशन 0 है. Is it okay? यस. अच्छा, अब इसके बाद एक क्वेश्चन जो आप में से किसी ने पूछा. क्वेश्चन ये था कि हमने एक रिंग बनाई थी. रिंग कैसे बनाई थी? लेट S be a non-empty set and we consider the power set of S with respect to symmetric difference and intersection. This was a ring. ये एक रिंग थी, ठीक है. और इनफैक्ट इस रिंग में आइडेंटिटी क्या थी? क्या कोई आइडेंटिटी थी इस रिंग में? बताइए. What was the identity element of this ring? 5. 5 था. मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी पूछ रहे हैं. A इंटरसेक्शन कोई ऐसा सबसेट जिससे इंटरसेक्ट करने पे A बच जाए. फॉर ऑल A. यस. S था ना. इसका मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी क्या था? S था. So its identity, multiplicative identity is S. मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी इज S. ठीक. तो अभी हम लोग ने देखा कि अगर मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी है और मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी को अगर हम ऐड करते जाएं और वो एडिटिव आइडेंटिटी के बराबर आ जाए. अच्छा, एडिटिव आइडेंटिटी क्या है? दिस इज मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी. ठीक है. अब एडिटिव आइडेंटिटी क्या थी? एडिटिव आइडेंटिटी का मतलब जिसको हम 0 बोलते हैं. एडिटिव आइडेंटिटी क्या है इस रिंग में? अगर हम एक एलिमेंट A ले रहे हैं, इसमें क्या ऐड करेंगे कि A ही बचेगा.
कौन सा सेट ऐसा है जिसको ऐड करने पर बी कैसी प्रॉपर्टी होगी? फाइव। फाई होगा, ए माइनस बी यूनियन बी माइनस ए आ जाएगा. सो द प्रॉपर्टी फॉर द सेट बी इज फाई. सो एडिटिव आइडेंटिटी इज फाई. ठीक ठीक. अब हम लोग देखते हैं कि एस और एस को सम करने पे कितना है. एस माइनस एस करेंगे, ठीक है, और यूनियन लेंगे, फिर से एस माइनस एस करेंगे, कितना आ गया? फाई आ गया. यानी इस मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी का जो ऑर्डर है वो कितना है? 2 है. अच्छा, लेकिन कोई भी अगर सबसेट ले लो, ऊपर जो थ्योरम किया उससे क्या हो गया? कैरेक्टरिस्टिक 2 हो गया. लेकिन इन जनरल भी देखो, कोई सबसेट ए ले लिया हमने इसमें और ए सिमेट्रिक डिफरेंस ए किया तो भी फाई आएगा. यानी हर दो को जोड़ने पर कितना आ रहा है? 0 आ रहा है. सो कैरेक्टरिस्टिक ऑफ दिस रिंग इज 2. इस रिंग की कैरेक्टरिस्टिक कितनी है? 2 है. इज इट ओके? समझ पा रहे हो उस चीज को आप लोग? तो डिफिनेशन के हिसाब से नहीं क्लियर है. एक बार फिर से बोलिए तो. तो डिफिनेशन जैसा था वैसा तो कुछ नहीं लगा इसमें. हम समझ नहीं पाए, एक बार फिर से बोलिएगा जैसा जोर से. तो डिफिनेशन जो था उसके अकॉर्डिंग मतलब समझ में नहीं आएगा. उसके अनुसार समझ में नहीं आया. ठीक ऐसे समझ में आ गया जो आप बताए. ठीक है. फिर से देखिए, हमारे पास जो रिंग है आर वो है दिस, और आर के अंदर 2 ऑपरेशन थे, प्लस और डॉट. प्लस का मतलब कितना है? सिमेट्रिक डिफरेंस. और डॉट का मतलब क्या लिया है हमने? इंटरसेक्शन. आर की जो आइडेंटिटी थी, एडिटिव आइडेंटिटी 0, वो यहाँ पे कौन सी है? फाई है. और मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी जो 1 थी वो यहाँ पे क्या है? एस के बराबर. ठीक है. ये जो पी एस या रो एस हमने बनाया वो रिंग है. उस रिंग में एडिशन का मतलब है सिमेट्रिक डिफरेंस, मल्टीप्लिकेशन का मतलब है इंटरसेक्शन, 0 का मतलब है फाई, सेट फाई, एंड 1 का मतलब है आइडेंटिटी. सो व्हाट इज ऑर्डर ऑफ 1? व्हाट इज ऑर्डर ऑफ 1? ये हम निकालना चाह रहे हैं. व्हाट इज ऑर्डर ऑफ 1? ऑर्डर ऑफ 1 मतलब एडिटिव ऑर्डर ऑफ 1. तो 1 + 1 कितना आता है ये हम निकालना चाह रहे हैं. तो इस रिंग के अंदर हम लोग देखेंगे जब, तो 1 + 1 का कितना मतलब होगा? 1 हमारे लिए क्या है? एस है, और प्लस का मतलब क्या है? सिमेट्रिक डिफरेंस. एस प्लस एस कितना आया? फाई आया. और फाई का मतलब क्या है? 0. सो 1 + 1 0 है. तो अगर 1 + 1 0 है तो कोई भी 2 एलिमेंट को इनफैक्ट अगर हम ऐड करेंगे तो वो भी 0 आएगा. तो चलिए ये भी करके देख लेते हैं. कोई एक एलिमेंट ए लिया हमने इसमें, और ए प्लस ए निकालना. ए प्लस ए निकालने का मतलब ए सिमेट्रिक डिफरेंस ए किया हमने, कितना आया? फाई. और फाई का मतलब क्या है? 0. यानी हर 2 एलिमेंट को ऐड करने पर 0 आ रहा है. अब कैरेक्टरिस्टिक की डिफिनीशन देखो. कैरेक्टरिस्टिक की डिफिनीशन क्या कहती है कि n इज द स्मॉलेस्ट पॉजिटिव इंटीजर और n इज द लीस्ट इंटीजर फॉर विच n टाइम्स अगर हम ऐड करें और 0 आ जाए हर एलिमेंट को, तो उसी को कैरेक्टरिस्टिक बोलेंगे. तो यहाँ पे हम लोग देख रहे हैं कि 2 बार जब भी हम किसी को ऐड कर रहे हैं तो 0 आ रहा है. सो क्योंकि 2 बार ऐड करने पे 0 आ रहा है, इसलिए रिंग की कैरेक्टरिस्टिक क्या हो गई? सो कैरेक्टरिस्टिक ऑफ दिस रिंग इज 2. डज इट मेक सेंस? क्या ये समझ में आ रहा है? सर 0 जो लेंगे वो एडिटिव आइडेंटिटी लेंगे हमेशा. हाँ, 0 एडिटिव आइडेंटिटी है. तो इस रिंग की एडिटिव आइडेंटिटी क्या है? फाई है. एडिटिव आइडेंटिटी का मतलब पहले ऑपरेशन के रिस्पेक्ट में आइडेंटिटी, वो फाई है. और दूसरा ऑपरेशन के रिस्पेक्ट में आइडेंटिटी है कैपिटल एस. ठीक है. यस समझ गया. थैंक यू. चलिए अब एक और थ्योरम हम लोग करते हैं.
characteristic of an integral domain is zero or prime number. किसी भी इंटीग्रल डोमेन का अगर हम कैरेक्टरिस्टिक देखेंगे तो वो या तो जीरो आएगा या तो कोई प्राइम नंबर आएगा. लेट अस प्रूव दिस फैक्ट. ठीक है, तो हम लोग मान लेते हैं लेट आर बी एन इंटीग्रल डोमेन. इंटीग्रल डोमेन. अब देखो यहाँ पे दो चीजें. इंटीग्रल डोमेन की कैरेक्टरिस्टिक या तो जीरो होगी या तो प्राइम नंबर होगी. अगर हम ये मान लें कि आर की कैरेक्टरिस्टिक जीरो नहीं है और हम दिखा दें कि जो कैरेक्टरिस्टिक है वो प्राइम नंबर आएगी तो ये थ्योरम प्रूफ हो जाएगी. अगर हम ये मान लें कि आर की कैरेक्टरिस्टिक जीरो नहीं है तो प्राइम नंबर आएगी तो ये रिजल्ट प्रूफ हो जाएगा ना, क्योंकि ये रिजल्ट कह रहा है कि कैरेक्टरिस्टिक या तो जीरो आएगी या तो प्राइम नंबर आएगी. और हमने आपको एग्जांपल दिया जीरो कैरेक्टरिस्टिक वाले इंटीग्रल डोमेन का, जैसे कि जेड था. तो अगर हम ये दिखा दें कि अगर कैरेक्टरिस्टिक जीरो नहीं है तो वो प्राइम नंबर होगी, देन दिस थ्योरम इज प्रूव्ड. डू यू एग्री एट दिस पॉइंट और नॉट? ये बात से आप एग्री कर रहे हैं या नहीं? बोलिए. तो हमको दिखाना है कि कैरेक्टरिस्टिक या तो जीरो होगी इंटीग्रल डोमेन की या प्राइम नंबर आएगी. तो अगर हम ये दिखा दें कि कैरेक्टरिस्टिक अगर जीरो नहीं है तो वो प्राइम नंबर होगी तो प्रूफ हो गया ये. सो वी मे अज्यूम दैट लेट आर बी एन इंटीग्रल डोमेन विथ नॉन जीरो कैरेक्टरिस्टिक. लेकिन जीरो तो बच जाएगा, ये प्रूफ कहाँ हो पाए? क्या चीज सर? जैसे आपने बोला कि अगर जीरो नहीं होगी और हम दिखा देंगे प्राइम है तो हाँ प्रूफ हो गया, लेकिन ये तो क्लियर नहीं हुआ कि जीरो होगा. हाँ देखो, हमने आपको एग्जांपल दिया ना, जीरो कैरेक्टरिस्टिक के इंटीग्रल डोमेन होते हैं. हाँ, तो ये बात तो सही है कि जीरो कैरेक्टरिस्टिक के इंटीग्रल डोमेन एग्जिस्ट करते हैं. हाँ. अब अगर हम ये दिखा दें कि जो इंटीग्रल डोमेन की कैरेक्टरिस्टिक जीरो नहीं है वो प्राइम नंबर होगी, तो क्या ये रिजल्ट प्रूफ हो जाएगा कि कैरेक्टरिस्टिक ऑफ एन इंटीग्रल डोमेन इज जीरो और ए प्राइम नंबर? ठीक है ना? यू हैव एग्जांपल्स ऑफ इंटीग्रल डोमेन ऑफ कैरेक्टरिस्टिक जीरो. अब अगर हम ये दिखा दें कि जो जीरो कैरेक्टरिस्टिक के नहीं है वो प्राइम नंबर हो, प्राइम नंबर वाले कैरेक्टरिस्टिक के होंगे, तो प्रूफ हो गया ये कि कोई भी इंटीग्रल डोमेन अगर हम लेंगे तो उसकी कैरेक्टरिस्टिक या तो जीरो आएगी या तो प्राइम नंबर आएगी. So let us assume that let R be an integral domain with non-zero characteristic n, with non-zero characteristic n. मान लीजिए कि R एक इंटीग्रल डोमेन है, इसकी कैरेक्टरिस्टिक नॉन जीरो है और वो n है. So we will show that n is prime number. तो हम लोग क्या दिखाएंगे कि n एक प्राइम नंबर है. मान लो n प्राइम नहीं है, हमको n को क्या दिखाना है? प्राइम दिखाना है. हम मान ले रहे हैं n प्राइम नहीं है और हम लोग कंट्राडिक्शन लाएंगे. सपोज n is not prime. n is not prime. That is, इसका क्या मतलब हो गया? n can be written as some k into l such that k और l जो है वो n से छोटा है और 1 से बड़ा है. क्योंकि प्राइम नहीं है तो इसको ऐसे लिख सकते हैं, बिकॉज कोई भी नंबर को हम लोग प्रोडक्ट ऑफ प्राइम्स लिख सकते हैं, तो यानी छोटे दो नंबर के प्रोडक्ट में ही आ जाएगा अगर ये n प्राइम नहीं है. समझ में आ गई बात? अब देखिए, नाउ हम लोग जो इंटीग्रल डोमेन की डिफिनीशन लिए हैं उसमें कॉम्यूटेटिव रिंग विथ आइडेंटिटी लिए हैं.
तो हम लोग इस फैक्ट को यूज कर सकते हैं कि 1 जो है उसके अंदर आइडेंटिटी एलिमेंट है और उसको हम लोग 1 से डिनोट कर रहे हैं. सो लेट मी राइट इट. सपोज 1 डिनोट द multiplicative identity of R. Now what can you do is that consider n into 1. n into 1 का मतलब है 1 को n टाइम्स ऐड करना. n की जगह हम लिख दे रहे हैं k into l. ठीक. देखो यहाँ पे ये समझने की चीज है, ये k जो है और l ये दोनों इंटीजर्स हैं, इनका प्रोडक्ट है. और दिस इंटू 1 का मतलब है ये जो नंबर आएगा उतनी बार 1 को ऐड करना. ठीक है. तो चलिए अच्छा इसको ऐसे लिखते हैं. इसका मतलब है कि 1 प्लस 1 प्लस 1 कितनी बार? n टाइम्स. दिस इज n टाइम्स. ठीक है. ये n टाइम्स है और k क्या है? k n का एक डिवाइजर है. k क्या है? n को डिवाइड कर रहा है. n एक नेचुरल नंबर है, k एक नेचुरल नंबर है और k n को डिवाइड कर रहा है. तो आप क्या कर सकते हैं कि यहाँ पे ये जो 1 1 लिया गया है उसमें से पहले k 1 को इकट्ठा करिए k टाइम्स. फिर उसके बाद के जितने 1 हैं उनको आपस में जोड़िए. कहाँ तक? k टाइम्स. और इस तरह से आप जोड़ते जाएंगे तो आपको k के 1 का बंच बन जाएगा k टाइम्स. एग्री कर रहे हैं इस बात से? और ये कितने बंच बनेंगे? l टाइम्स आएगा ये, क्योंकि k इंटू एल क्या है? n के बराबर है. समझ में आ रही है बात? इसका मतलब क्या हो गया? k इंटू 1 प्लस k इंटू 1 1 प्लस k इंटू 1 कितनी बार? l टाइम्स. दिस इज l टाइम्स. You may write it like this. So this is L K1. You may write it like this. लेकिन इसको हम लोग ऐसे भी लिख सकते हैं, L इंटू 1 K इंटू 1. Can we do it like that? अच्छा ठीक है. Let me explain it again. Okay, let me write it like this. ये जो ऊपर एक्सप्रेशन आया है इसको हम ऐसे लिखते हैं, k इंटू 1 इंटू 1 प्लस k इंटू 1 इंटू 1 प्लस k इंटू 1 इंटू 1. इसमें तो कोई फर्क नहीं पड़ रहा है. और ये कितनी बार है? l टाइम्स. इसमें से हम लोग रिंग की प्रॉपर्टी यूज करके k डॉट 1 बाहर निकाल सकते हैं. सो वी में राइट इट एज k डॉट 1 और अंदर कितना बचा? 1 प्लस 1 प्लस 1 कितनी बार बचा? l टाइम्स बचा. तो इसको हम लोग लिख सकते हैं k इंटू 1 एक ब्रैकेट में एंड l इंटू 1 अनदर ब्रैकेट में. सो हमने क्या किया? n इंटू 1 को हम लोग k इंटू 1 एंड l इंटू 1 में ब्रेक कर लिया. यहाँ पे n क्या है? n जो है k इंटू l है. कैसे ब्रेक होगा बस हम यही आपको बता देते हैं.
ठीक है। लेकिन n को बताइए, n क्या लिया है हमने? n लिया है हमने कि करेक्टरिस्टिक है रिंग की। सो n अगर करेक्टरिस्टिक है रिंग की, सो इट इम्प्लाइज 0 इज इक्वल टू k इंटू 1 l इंटू 1। बट हम लोग और क्या लेके चले हैं? हम लोग लेके चले हैं कि रिंग जो है इंटीग्रल डोमेन है। सिंस R is integral domain, so k into 1 is equal to 0 or L into 1 is equal to 0. K into 1, yes, k into 1 is 0 और L into 1 is 0. समझ में आ रही बात? यहाँ तक ठीक है? Is it okay? एक बार फिर से देखिए क्या हमने किया। R को हमने एक इंटीग्रल डोमेन माना और हमने माना कि इसकी करेक्टरिस्टिक n है, ठीक है। और हमने ये माना कि n एक प्राइम नंबर नहीं है। n अगर प्राइम नंबर नहीं है तो n को हम लोग k इंटू एल लिख सकते हैं। फिर हमने ये दिखाया कि n इंटू 1 को हम लिख पाएंगे k इंटू 1 इंटू एल इंटू 1। बट n क्योंकि करेक्टरिस्टिक है इसलिए n इंटू 1 क्या हो गया? 0 हो गया। n इंटू 1 0 होने का मतलब है k इंटू 1 इंटू एल इंटू 1 0 हो गया। लेकिन R इंटीग्रल डोमेन है इसलिए k इंटू 1 0 होगा या तो l इंटू 1 0 होगा। लेकिन k इंटू 1 0 नहीं हो सकता क्योंकि n जो है वो 1 का ऑर्डर है और k नंबर क्या है? 1 से, k नंबर जो है n से छोटा है। तो ऑर्डर से कम में 1 को सम करने पे तो 0 नहीं आएगा कभी। ऑर्डर का मतलब क्या होता है? ऑर्डर का मतलब स्मॉलेस्ट पॉजिटिव इंटीजर कि उतनी बार सम करने पे 1 0 आए। और उसी तरह से एल भी क्या है? एल भी n से कम है तो l इंटू 1 कभी 0 नहीं होगा। सो दिस इज ए कंट्रोडिक्शन, दिस इज ए कंट्रोडिक्शन। ठीक है, क्यों कंट्रोडिक्शन है? फॉर n इज द ऑर्डर ऑफ 1। n क्या है? 1 का ऑर्डर है एक्चुअली, और ऑर्डर से कम पे तो ये 0 नहीं होगा। और ये कंट्रडिक्शन क्यों आया? ये कंट्रडिक्शन इसलिए आया बिकॉज ऑफ आवर रॉन्ग assumption that n is not prime. This contradiction arises or this contradiction occur because of our assumption that n is not prime. Hence, तो अगर कंट्रडिक्शन हटाना है तो क्या करना होगा? n is prime and this proves the result. तो करेक्टरिस्टिक है या तो 0 आएगी या तो प्राइम नंबर आएगी। इज इट ओके? बोलिए, कहीं कोई कंफ्यूजन हो तो बताइए जल्दी से। If you have any confusion, then please ask. No confusion? That's good. तो चलिए हम लोग आगे चलते हैं और कुछ और चीजें डिफाइन करते हैं। अब हम डिफाइन करने जा रहे हैं आइडेम्पोटेंट एलिमेंट। An element A in a ring R is called idempotent if A square is equal to 0. अगर उसका स्क्वायर A square is equal to A, अगर उसका स्क्वायर A के बराबर आ जाए तो उसको हम क्या बोलेंगे? आइडेम्पोटेंट एलिमेंट है रिंग का। जैसे फॉर एग्जांपल आइडेंटिटी एलिमेंट, मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी क्या होती है? आइडेम्पोटेंट होती है।
उसको अपने से मल्टीप्लाई करने पे वही आ जाता है। और बताइए एग्जाम्पल, जैसे अभी हमने एक रिंग लिया PS दिस एंड इंटरसेक्शन, इसमें कोई भी एक एलिमेंट A ले लो आप और A स्क्वायर निकालिए। A स्क्वायर कितना आएगा? A इंटरसेक्शन A, तो A आ जाएगा। तो इसका मतलब इसके सारे एलिमेंट्स आइडेम्पोटेंट्स हैं। इसके सारे एलिमेंट क्या है? आइडेम्पोटेंट एलिमेंट हैं। दूसरा एग्जांपल देखिए, एक रिंग हमने ले लिया Z6। Z6 में 4 बार इंटू 4 बार करते हैं तो कितना आता है? 16 बार। 16 बार इज इक्वल टू कितना आएगा? 4 बार आएगा ना। सो 4 बार का स्क्वायर 4 बार आएगा। सो दिस इज आइडेम्पोटेंट एलिमेंट। आइडेम्पोटेंट, समझ में आ रहा है? आइडेम्पोटेंट एलिमेंट का मतलब है वो एलिमेंट जिसका स्क्वायर करने पर सेम एलिमेंट आ जाए। दैट एलिमेंट इज कॉल्ड आइडेम्पोटेंट एलिमेंट। अच्छा, सो ऐसे बहुत सारे रिंग में आप आइडेम्पोटेंट एलिमेंट्स ढूंढ सकते हैं। नेक्स्ट डिफिनेशन है निलपोटेंट एलिमेंट। वो हो सकता है हाँ बोल तो। सर, जो बुलियन रिंग है आप बताए थे, हाँ सारा एलिमेंट अब आइडेम्पोटेंट एलिमेंट होगा। हाँ बिल्कुल, सर आइडेंटिटी निलपोटेंट एलिमेंट। आइडेंटिटी मैट्रिक्स भी होगी आइडेम्पोटेंट एलिमेंट, यस। या ऐसी कोई भी मैट्रिक्स जिसका स्क्वायर सेम रह जाए वो आइडेम्पोटेंट हो जाए। यानी A स्क्वायर अगर A के बराबर आ रहा है तो वैसी मैट्रिक्स आइडेम्पोटेंट एलिमेंट होगी। एक निलपोटेंट एलिमेंट देखिए, एन एलिमेंट A in a ring R is called nilpotent if A to the power n is equal to 0 for some n in n। ठीक है, कोई ऐसा इंटीजर मिल जाए कि A to the power n करने पे 0 आ जाए तो उस एलिमेंट को हम लोग बोलेंगे निलपोटेंट एलिमेंट। फॉर एग्जाम्पल, जैसे हम कोई रिंग ले लें, Z4 ले लिए हम, ठीक है। Z4 में हम 2 बार को देख रहे हैं, 2 बार इंटू 2 बार करेंगे तो 0 आ गया। सो दिस 2 बार इज निलपोटेंट एलिमेंट। निलपोटेंट एलिमेंट, ये 2 बार क्या हो गया? निलपोटेंट एलिमेंट हो गया, है ना। जैसे हमने 2x2 मैट्रिसेस ले ली, 2x2 मैट्रिसेस का सेट ले लिया जेड के ऊपर। ये एक रिंग है, इस रिंग में हमने एक मैट्रिक्स बनाई 0 1 0 0। दिस इज A, and as you can see that A square is equal to 0. So this is idempotent element. This A is idempotent, sorry, this A is nilpotent element. Nilpotent element. ऐसे बहुत सारे एलिमेंट मिल सकते हैं किसी रिंग के अंदर। आप आइडेम्पोटेंट और निलपोटेंट एलिमेंट जांच सकते हैं कि कौन से आइडेम्पोटेंट है कौन से निलपोटेंट है। ठीक है, चलिए एक और डिफिनीशन हम लोग देते हैं। डिफिनीशन, एक रिंग हम लोग डिफाइन कर सकते हैं Z3i। इस तरह की रिंग हमने पहले आपको नहीं डिफाइन की थी। इस तरह की रिंग का मतलब है A प्लस BI टाइप के एलिमेंट सच दैट AB कहाँ से आएंगे? Z3 से आएंगे, और I एक ऐसा एलिमेंट है जिसका स्क्वायर -1 हो। -1 कहाँ पे? Z3 में -1, 1 -1 इन Z3। ठीक है, तो आप देख सकते हैं कि एडिशन और मल्टीप्लिकेशन के रिस्पेक्ट में ये रिंग बनाएगा। सो A और B को आप नंबर की तरह ट्रीट कर सकते हैं, और एडिशन मल्टीप्लिकेशन जैसे कॉम्प्लेक्स नंबर में होता है वैसे ही जाएगा। लेकिन
ए और बी के बीच के जो आपस के ऑपरेशन होंगे वो Z3 के ऑपरेशन होंगे, बस इतना ही है। ठीक है, इसी तरह से आप Z5i डिफाइन कर सकते हैं एंड सो ऑन। सिमिलरली यू मे डिफाइन Z5i एंड सो a plus bi such that ab belongs to Z5। अब यहाँ पे जो ऑपरेशन एडिशन का है कोफिशिएंट्स के बीच में, वो मॉडुलो 5 ऑपरेशन होगा, I square is equal to -1। So you may show that these are the rings Z5, these are rings। चलिए कुछ प्रॉब्लम्स देखते हैं। जैसे सपोज करिए हमने फाइंड all zero divisors nilpotent elements and idempotent element in Z20। अगर एग्जिस्ट कर रहे हैं, इनमें से कोई हो सकता है ना एग्जिस्ट करे, लेकिन अगर एग्जिस्ट कर रहे हैं तो आप सबको निकालिए। जीरो डिवाइजर्स निकालिए, निलपोटेंट एलिमेंट्स इफ एनी, आइडेम्पोटेंट एलिमेंट्स इफ एनी अगर हैं तो उनको आप ढूंढ के निकालिए। ठीक है, इसी तरह से सेम चीज आप इसमें ढूंढिए, Z5i में, Z3i में इफ एनी। Z3i के सारे एलिमेंट को लिखिए, कितने एलिमेंट आएंगे बता सकते हैं? Z3i में कितने एलिमेंट आएंगे? Z3i के जब एलिमेंट्स को लिखिएगा तो A के लिए कितनी चॉइस होगी? A is coming from Z3, so how many choices for A is there? 3। And similarly B के लिए 3 चॉइस है, तो यहाँ पे 9 एलिमेंट आप लिख सकते हैं। तो इनके 9 एलिमेंट लिखिए, इसी तरह से यहाँ पे 25 एलिमेंट्स आएंगे, उनको लिखिए और उसमें से छांटिए कि कौन सा जीरो डिवाइजर है, कौन सा निलपोटेंट एलिमेंट है, कौन सा आइडेम्पोटेंट एलिमेंट्स है। Z20 में ये काम कीजिए, आप और ग्रुप ले सकते हैं, Z25 में ये काम करिए, Z6 में ढूंढिए एंड इस तरह से आप बहुत सारे में देख सकते हैं कि कौन से एलिमेंट निलपोटेंट होंगे, आइडेम्पोटेंट होंगे, ये जीरो डिवाइजर होंगे। ठीक है, so I am leaving it for as an exercise for you, आप लोग इसको करिए।